नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी कहानी पर गहरी नजर डाल रहे हैं जिसमें दो बड़ी दौड़ें एक साथ चल रही हैं। पहली दौड़ है 1 अरब से ज्यादा आकांक्षाओं को ऊर्जा देने की और दूसरी दौड़ है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। आज हम समझेंगे कि भारत इन दोनों दौड़ों को एक साथ जीतने की कोशिश कैसे कर रहा है और इस कोशिश का नाम है नवीकरणीय ऊर्जा। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये सिर्फ बिजली बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी नई अर्थव्यवस्था, एक नई वैश्विक पहचान बनाने की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह कहानी सिर्फ गीगावाट के आंकड़ों की नहीं है, बल्कि यह कहानी है साहसिक नीतियों की, तकनीकी छलांग की और एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की। आज की हमारी चर्चा का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है। हम इसे एक सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे, इसकी परिभाषा और शुरुआत से लेकर इसकी उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य के रास्ते तक। तो चलिए इस ऊर्जावान विषय की परतों को खोलते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ऊर्जा के वो स्रोत जो प्राकृतिक रूप से अपनी भरपाई खुद कर लेते हैं और कभी खत्म नहीं होते। जैसे सूरज की रोशनी, बहती हवा, नदियों का पानी या धरती के अंदर की गर्मी। अच्छा, मतलब ये कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। कोयला, पेट्रोल, इनके भंडार सीमित हैं और ये जलने पर हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए नवीकरणीय ऊर्जा को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रीढ़ माना जाता है। ये सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, खासकर SDG 7 यानी सबके लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा और SDG 13 यानी जलवायु कार्रवाई को पूरा करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये भविष्य की ऊर्जा है, लेकिन भारत की कहानी में ये भविष्य कब शुरू हुआ? क्या हम इस दौड़ में देर से शामिल हुए या हमने समय रहते इसकी अहमियत समझ ली थी? ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत ने इस मामले में काफी दूरदर्शिता दिखाई थी। हम दुनिया के उन पहले देशों में से थे जिन्होंने 1980 के दशक में ही एक अलग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बना दिया था। 80 के दशक में? इतना पहले? जी, जिसे आज हम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE के नाम से जानते हैं। लेकिन असली जो तूफान आया वो 2010 के बाद आया, खासकर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के लॉन्च के साथ। यहाँ सरकार ने एक ऐसा नीतिगत, आप कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक चला जिसने सब कुछ बदल दिया। मास्टर स्ट्रोक? वो क्या था? सरकार ने फीड इन टैरिफ मॉडल को हटाकर एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया, मतलब ट्रांसपेरेंट बिडिंग शुरू की। पहले फीड इन टैरिफ में सरकार एक तय ऊंची कीमत पर बिजली खरीदने की गारंटी देती थी। ये शुरुआत के लिए तो अच्छा था, लेकिन इससे बिजली महंगी रहती थी। नई व्यवस्था में सरकार ने कहा हम उससे बिजली खरीदेंगे जो सबसे सस्ती देगा। इसका नतीजा कमाल का रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां सबसे कम कीमत पर बिजली देने के लिए आपस में होड़ करने लगी। नतीजा, सौर ऊर्जा की कीमत जो 2010 में लगभग 11 रुपया प्रति यूनिट थी, 11 रुपए? हाँ, वो 2021 तक गिरकर 2 रुपये प्रति यूनिट से भी कम हो गई। 11 रुपए से 2 रुपए? ये तो अविश्वसनीय है। यानी सरकार ने सिर्फ सोलर पैनल नहीं लगाए, बल्कि एक ऐसा बाजार बना दिया जिसने खुद ही टेक्नोलॉजी को सस्ता करवा दिया। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा काम था अंतर्राज्यीय पारिश्रमिक प्रणाली यानी ISTS शुल्कों को हटाना। ओके, ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि पहले अगर सौर ऊर्जा से भरपूर राजस्थान अपनी अतिरिक्त बिजली उत्तर प्रदेश को बेचना चाहता तो उसे एक तरह का टोल टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने ये टैक्स हटा दिया। अब पूरे देश में एक ऊर्जा हाईवे बन गया है जहां बिजली बिना किसी रुकावट के वहां जा सकती है जहां उसकी जरूरत है। इसने भौगोलिक बाधाओं को तोड़ दिया। तो इन जबरदस्त नीतिगत सुधारों ने एक तरह से मैदान तैयार कर दिया। अब देखते हैं कि इस मैदान पर कौन कौन से खिलाड़ी यानी ऊर्जा स्रोत सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर है सबसे बड़ा स्टार तो सौर ऊर्जा ही होगी। बिना किसी शक के सौर ऊर्जा भारत की इस कहानी का सबसे चमकदार अध्याय है। हमें कुदरत का तोहफा मिला है। साल में लगभग 300 दिन खिलकर धूप निकलती है, जिससे हमारे पास 748 गीगावाट की विशाल क्षमता है। 748 गीगावाट? जी, और हम इसका फायदा उठा भी रहे हैं। आज हमारी स्थापित सौर क्षमता 127 गीगावाट को पार कर चुकी है और हाल ही में हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया के
तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक बन गए हैं। इसमें 2 मॉडल बहुत सफल रहे हैं। एक, राजस्थान के भड़ला जैसे विशाल सोलर पार्क, जो दुनिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। और दूसरा, घरों की छतों पर लगने वाले रूफटॉप सोलर पैनल, है ना? बिल्कुल। सौर ऊर्जा की कहानी तो शानदार है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि पवन ऊर्जा को उतनी तवज्जो नहीं मिलती, जबकि हम इसमें भी दुनिया के टॉप देशों में हैं। क्या इसकी चुनौतियां सौर ऊर्जा से ज्यादा जटिल हैं? आपका कहना सही है। पवन ऊर्जा हमारी कहानी का एक अनसंग हीरो है। हम 53 गीगावाट से ज्यादा की स्थापित क्षमता के साथ दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। ये मुख्य रूप से हमारे तटीय राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में केंद्रित हैं, जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं। अच्छा। अब तक हमारा ध्यान ऑन शोर यानी जमीन पर लगी पवन चक्कियों पर था, लेकिन अब हम एक नए और विशाल मैदान में उतर रहे हैं, ऑफशोर यानी समुद्र के अंदर पवन ऊर्जा। सरकार की योजना 2030 तक 37 गीगावाट के ऑफशोर विंड टेंडर जारी करने की है, जो इस खेल को पूरी तरह बदल सकता है। और हमारे पुराने खिलाड़ी जैसे जल विद्युत और बायोमास, क्या वे इस नई दौड़ में अभी भी प्रासंगिक हैं? बिल्कुल। जल विद्युत, जिसकी क्षमता लगभग 46 गीगावाट है, हमारी पारंपरिक ताकत रही है और ग्रिड को स्थिरता देने में आज भी इसका कोई तोड़ नहीं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु जल विद्युत कहते हैं और वे MNRE के तहत आती हैं। वहीं बायोमास और कचरे से ऊर्जा, जिनकी कुल क्षमता लगभग 11.60 गीगावाट है, दोहरी भूमिका निभाते हैं। ये न केवल स्वच्छ ऊर्जा देते हैं, बल्कि पराली जलाने जैसी कृषि समस्याओं का समाधान करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आय भी बढ़ाते हैं। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर भारत का रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है? क्या हमने वाकई में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है? यहाँ आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता, जिसमें नवीकरणीय, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा शामिल है, 256 गीगावाट को पार कर गई है। 256 गीगावाट? और ये हमारी कुल बिजली क्षमता का 51% से ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली उपलब्धि ये है कि हमने COP26 में जो पंचामृत लक्ष्य रखा था कि 2030 तक हमारी 50% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से होगी। हाँ, मुझे याद है। उसे हमने 5 साल पहले 2025 में ही हासिल कर लिया है। 1 मिनट, हमने 2030 का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया? ये तो अविश्वसनीय है। आमतौर पर तो सरकारी लक्ष्य देर से ही पूरे होते हैं। यहाँ ऐसा क्या अलग हुआ? ये दिखाता है कि जब नीति, निवेश और क्रियान्वयन एक साथ काम करते हैं तो क्या हो सकता है। इसी प्रदर्शन के दम पर आज हम कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दुनिया में चौथे, सौर में तीसरे और पवन में चौथे स्थान पर हैं। वाह! और बात सिर्फ घरेलू उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 100 से ज्यादा देशों के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना की, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ये भारत को वैश्विक ऊर्जा नीति में एक रूल टेकर से रूल मेकर की भूमिका में ले आया है। इस तरह की सफलता किसी संयोग से नहीं मिलती। इसके पीछे सरकार की क्या रणनीति रही है? वो कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जो इस क्रांति को जमीन पर उतार रही हैं? इसके पीछे एक सोचा समझा एक्शन प्लान है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए PM कुसुम योजना है, जो एक क्रांतिकारी सोच है। हाँ, PM कुसुम के बारे में मैंने पढ़ा है। इसका विचार किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता बनाना है। ये सोच ही अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। फिर आम घरों के लिए हाल ही में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। और उद्योग के मोर्चे पर उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना है, जो देश में ही सोलर पैनल बनाने को बढ़ावा दे रही है, ताकि हम चीन जैसे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। तो ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से। और भविष्य को देखते हुए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, जो स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों से कार्बन हटाने का लक्ष्य रखता है, जो अब तक लगभग नामुमकिन माना जाता था। ठीक है, ये कहानी सुनने में बहुत सकारात्मक लग रही है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा। वो कौन सी बड़ी बाधाएं हैं जो इस सफर को पटरी से उतार सकती हैं? आलोचक अक्सर ग्रिड और भंडारण की बात करते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रहे हैं। चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं।
सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है इसका कभी होना कभी ना होना। सूरज रात में नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती। इस वजह से 24 घंटे लगातार बिजली देना एक बड़ी पहेली है। और इस पहेली का हल क्या है? इसका हल है ऊर्जा भंडारण यानी बैटरी। लेकिन यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। हमारी वर्तमान स्थापित भंडारण क्षमता महज 219 MWH है, जबकि जरूरत 411 GWH की है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास जो स्टोरेज है वो एक शहर को कुछ मिनटों के लिए बिजली दे सकती है, जबकि हमें पूरे राज्य को कई घंटों तक बिजली देने की क्षमता चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और इन विशाल सोलर पार्कों के लिए जमीन का मुद्दा भी तो उठता होगा। साथ ही इतना सब करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? दूसरी बड़ी चुनौती जमीन ही है। 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए 4 से 5 एकड़ जमीन चाहिए। इससे कृषि भूमि और पर्यावरण पर दबाव बनता है। वित्तीय मोर्चे पर देखें तो 2030 तक इस क्षेत्र में लगभग $400 बिलियन के भारी निवेश की जरूरत है। और एक और बड़ी समस्या है हमारी बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स की खराब वित्तीय सेहत। ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक कमजोर नींव पर एक गगनचुंबी इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हों। सप्लाई चेन के बारे में क्या हम जरूरी सामान के लिए दूसरों पर निर्भर हैं? ये एक छिपी हुई लेकिन गंभीर चुनौती है। हम सोलर पैनल और बैटरी के लिए जरूरी खनिजों जैसे लिथियम और कोबाल्ट के लिए बहुत हद तक चीन जैसे देशों पर निर्भर हैं। इसका मतलब है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा की चाबी दूसरों के हाथ में है। और एक भविष्य की चुनौती जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है वो है ई-कचरा। एक अनुमान है कि 2050 तक भारत पुराने सोलर पैनलों से पैदा होने वाले कचरे का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है। और हमारे पास अभी तक इसके निपटान के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। अभी तक कोई व्यापक नीति नहीं है। तो इन बड़ी चुनौतियों को देखते हुए भविष्य का रोड मैप क्या है? हम इन बाधाओं को पार करके 2070 तक नेट जीरो के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? भविष्य का रास्ता साफ है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। पहला, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये बिजली के खास सुपर हाईवे होंगे जो राजस्थान के रेगिस्तानों से सौर ऊर्जा और गुजरात के तटों से पवन ऊर्जा को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। अच्छा। दूसरा, हाइड्रोजन इकोनॉमी का निर्माण। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के जरिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का एक वैश्विक हब बनाने का लक्ष्य है। तीसरा, ऊर्जा भंडारण पर जोर, जिसके लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS नीति और पंप हाइड्रो स्टोरेज जैसी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और अंत में ISC जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी नेतृत्व की भूमिका को और मजबूत करना। ये बहुत ही विस्तृत और स्पष्ट विश्लेषण रहा। अब इस पूरी चर्चा को एक प्रतियोगी परीक्षा के छात्र के नजरिए से समेटते हैं। अगर किसी को परीक्षा में उत्तर लिखना हो तो उनके लिए मुख्य बिंदु क्या होने चाहिए? इसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स के लिए कुछ तथ्य बिल्कुल याद रखने चाहिए, जैसे वर्तमान गैर जीवाश्म क्षमता 256 गीगावाट से ज्यादा है, 2030 का लक्ष्य 500 गीगावाट और 2070 का नेट जीरो लक्ष्य। वैश्विक रैंकिंग, कुल नवीकरणीय में चौथा, सौर में तीसरा, पवन में चौथा स्थान। और प्रमुख योजनाएं जैसे PM कुसुम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन PLI और PM सूर्य घर। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है, ये तो हो गए प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स। और मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए, जहां सिर्फ तथ्यों से काम नहीं चलता, वहां क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? मुख्य परीक्षा के लिए एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण चाहिए। पहला बिंदु ये है कि भारत का ऊर्जा परिवर्तन सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और आर्थिक अवसरों का एक रणनीतिक संगम है। दूसरा, चुनौतियों का विश्लेषण करते समय तकनीकी जैसे भंडारण, वित्तीय मतलब निवेश और सामाजिक जैसे भूमि अधिग्रहण, इन सभी पहलुओं को आपस में जोड़कर एक समग्र तस्वीर पेश करें। और आगे की राह बताते समय नीतिगत निरंतरता, तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दें। आप अपने उत्तर को इस पंक्ति के साथ समाप्त कर सकते हैं: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा ऊर्जा परिवर्तन से कहीं बढ़कर
आत्मनिर्भर और सतत विकास के एक नए अध्याय का प्रतीक है। स्पष्ट है कि भारत एक हरित भविष्य की ओर तेजी से और एक सोची समझी रणनीति के साथ बढ़ रहा है। हमने गीगावाट, नीतियों और चुनौतियों पर विस्तार से बात की। लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जैसे जैसे भारत अपने नवीकरणीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, अगला बड़ा सवाल केवल ये नहीं है कि कितने गीगावाट, बल्कि ये कि हम ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये हरित क्रांति हर नागरिक तक समान रूप से पहुंचे। उस किसान से लेकर जिसने अपनी जमीन पट्टे पर दी है, उस मजदूर तक जो एक बंद हो रहे कोयला संयंत्र में काम करता था। इस परिवर्तन का सामाजिक और आर्थिक तानाबाना क्या होगा, इस पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है।